भारी नींद की दवाई का असर। क्या पूजा सचमुच कबीर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी, या ये सब एक गहरी चाल थी? क्या बेला की सेवा वाकई में कबीर के लिए वरदान थी, या उसकी मौत का वारंट? और इस पूरी कहानी में असली खलनायक कौन है, बेला या वे लोग जो कबीर की कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे? इन सवालों के जवाब साजन घर के इस बेहद रंजक और चौंकाने वाले अध्याय में छुपे हैं। कहानी की शुरुआत होती है पूजा के दृढ़ संकल्प से, जो कबीर को होश में लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसका यह कहना कि ये इंजेक्शन मैं दूंगी कबीर जी को, सिर्फ एक नर्स की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रेम की वो पराकाष्ठा है जो उसे असंभव को संभव बनाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इसी बीच बेला का कथन, कद्दू चाकू पे गिरे या चाकू कद्दू पे, कटना तो कद्दू को ही है, एक भयावह चेतावनी देता है जो सीधे तौर पर कबीर की जान पर मंडरा रहे खतरे की ओर इशारा करता है। वहीं पूजा की नमः शिवाय की निरंतर मंत्रोच्चारण और गिरती दवाइयों के बीच उसकी बेताबी एक तरफ उसकी पवित्रता और निष्ठा को दर्शाती है, तो दूसरी तरफ आसन्न संकट की आहट भी देती है। पूजा का ये प्रण कि जब तक मेरे कबीर जी होश में नहीं आते, ये दिया मेरे हाथ में यूं ही चलता रहेगा, उसकी अदम्य इच्छा शक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक है। जब उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, तो ये दर्शाता है कि प्रेम की शक्ति कभी कभी तर्क और भय से परे होती है। माँ का ये कहना कि तेरी तकलीफ देखकर भगवान को भी दुख होगा, एक माँ की स्वाभाविक चिंता है, लेकिन पूजा का दृढ़ निश्चय उसे पीछे हटने नहीं देता। यहाँ बेला का प्रवेश होता है, जो ये कहकर स्थिति को और जटिल बना देती है कि अगर इन सब चोचलों से भगवान प्रार्थना सुन लेते तो दुनिया आज स्वर्ग नहीं बन गई होती। ये कथन न केवल पूजा की प्रार्थनाओं का उपहास है, बल्कि उसके अपने गुप्त एजेंडे को भी उजागर करता है। जब कबीर अचानक होश में आता है, तो ये एक चमत्कारी मोड़ लगता है। दादी का ये कहना, भोलेनाथ जी ने मेरी सुन ली, मेरे कबीर जी ठीक हो गए, और पूजा की तपस्या की सराहना एक सुखद अंत की ओर इशारा करती है। लेकिन बेला का ये रहस्य उद्घाटन कि मैंने तो इसकी दवाई खुद बदली थी, एक भयावह सच्चाई को सामने लाता है। यहाँ कहानी यू टर्न लेती है और बेला का असली चेहरा सामने आने लगता है। बेला के इस कथन, तेरे दिमाग की तरह तेरी दवाइयाँ भी बेकार हैं, काम ही नहीं कर रही हैं, और लाखों का कर्जा है हमारे सर पे, से स्पष्ट होता है कि उसका इरादा नेक नहीं था। वो कबीर को सिर्फ ठीक नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसकी हालत का इस्तेमाल करके हवेली पर कब्जा करना चाहती थी। मैं अपना यहाँ पे सत्ता जमा रही हूँ, और इन गरीबों के ऊपर नहीं। ये शानो शौकत ना मेरे चेहरे के ऊपर सूट करता है। उसके लालच और महत्वाकांक्षा को जग जाहिर करते हैं। जब पूजा गलती से बेला की हाई पावर डोज वाली दवाइयों को डस्टबिन में फेंक देती है, तो ये एक अप्रत्याशित घटनाक्रम होता है जो बेला के प्लान को बिगाड़ देता है। लेकिन बेला हार मानने वाली नहीं थी। वो तुरंत एक नया प्लान बनाती है और नर्स की नौकरी के बहाने कबीर के करीब रहने का तरीका ढूंढ लेती है। ये तो मेरा पत्ता साफ करने में लगे हुए हैं, मुझे आज ही अपना सिक्का चलाना होगा। ये उसका अंतिम वार था जो कबीर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। लेकिन अंत में पूजा की निस्वार्थ सेवा और बेला के धोखे का पर्दाफाश कबीर को एक बार फिर मौत के मुंह से बचा लेता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां प्रेम, विश्वास, लालच और धोखे का ताना बाना बुना गया है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। साजन घर का ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमेशा बाहरी दिखावे पर नहीं जाना चाहिए, और असली रिश्ते अनमोल होते हैं। दीजिए इजाजत, वैसे भी मैं इस घर की चौखट नहीं पार करने वाली।